वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट 360। आज हम ऑपरेशन रिसर्च में यूनिट 1 में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेथड फॉर सॉल्विंग ऑपरेशन रिसर्च, मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने मॉडल्स तो देख लिए ऑपरेशन रिसर्च के। अब कौन सी ऐसी मेथड्स है जिसकी वजह से हम ऑपरेशन रिसर्च ये जो मॉडल्स हम लोगों ने देखे उसको अप्लाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एनालिटिकल मॉडल। इन दिस मेथड क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक such as calculus, finite difference and graph are used for the solving OR मॉडल। जो ऑपरेशन रिसर्च के जो मॉडल थे उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, फाइनाइट डिफरेंसेस को यूज कर सकते हैं। For example, to calculate economic order quantity, the analytical model required that the first derivative of the mathematical expression और analytical model में हमेशा क्या होएगा, हमेशा पहले से ही फॉर्मूला अप्लाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, राइट। जो ईओक्यू मॉडल है तो ईओक्यू मॉडल का फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, उसके ऊपर से हम ईओक्यू मॉडल फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, टीसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टू डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, सी जीरो इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी एच इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर टाइम, और क्यू इज द साइज ऑफ एन ऑर्डर टू बी टेकन एंड इक्वेटेड टू जीरो एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूडिंग ईओक्यू। क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट डिमांड into ordering cost divided by carrying cost. Then numerical method, when the analytical method fails to obtain the solution of a particular problem। जब भी एनालिटिकल फॉर्मूलाज के थ्रू अगर हम लोगों ने कोई मॉडल्स को अप्लाइड करा और उससे भी अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, एट दैट टाइम हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे, न्यूमेरिकल model। In this method or model, instead of solving the problem directly, a general algorithm is applied for obtaining specific numerical solution। यहाँ पे हम कुछ algorithm अप्लाइड करेंगे। जो फॉर्मूला है वो तो हम लोगों ने अप्लाइड कर दिया एनालिटिकल मॉडल्स में। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग algorithm अप्लाइड करेंगे जहाँ पे ट्रायल एंड एरर सिस्टम आएगा, राइट। कि हमने इसके साथ और भी एक कोई ऑप्शन जोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड एरर करते जाएंगे कि जिससे हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धीरे 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 हमें मिलता जाएगा। देन Monte Carlo method, this method is used based upon the idea of experimenting on a mathematical model by inserting into the model specific values of a decision variable for a selected period of a time under the different conditions। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोंटे कार्लो मेथड में जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स है उसी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करते जाएंगे कि जो हमारे डिसीजन के लिए जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते जाएंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज करते जाएंगे। उसको अलग अलग कंडीशंस में देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करके देखते हैं कैसे हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। उसके अलग अलग वेरिएबल्स जो है उसको चेंजेस करते हुए जाएंगे और एक बेस्ट अल्टरनेटिव पे पहुंचना चाहेंगे। इन दिस मेथड रैंडम सैंपल्स आर स्पेसिफाइड फॉर द रैंडम वेरिएबल्स। यहाँ पे हम लोग रैंडम वेरिएबल सैंपल्स यूज करेंगे कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारों में से हम लोगों ने कुछ सैंपल्स उठाए हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। 100 में से मैंने कोई भी 10 लोगों को मेरी रिसर्च के लिए क्वेश्चन आंसरिंग के लिए रिस्पॉन्स के लिए बोला है कि आप 10 लोग मुझे मेरे रिस्पॉन्सेस दीजिए। तो ये क्या हो गया, मैंने रैंडम सैंपल्स उठाए हैं मेरे वेरिएबल्स के लिए, राइट। और ये हमेशा टाइम टू टाइम सिस्टम के थ्रू टाइम टू टाइम क्या रहते जाएंगे, हम लोग उनके ऊपर अलग अलग कंडीशंस देते जाएंगे कि इस कंडीशन में अगर आप हो तो आप क्या करोगे। और टाइम पीरियड भी हम लोग सिलेक्टेड टाइम एक टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे, इतने से इतने टाइम पीरियड में अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो इसमें आप कैसे बिहेव करोगे, राइट।
हम कंडीशंस जो अलग अलग देते जाएंगे उनको, और उनका बिहेवियर देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गुस्से में ये पर्सन कैसे बिहेव करता है, जब शांत है तब ये पर्सन कैसे रहता है, इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है। ये सारी चीजें रैंडमली हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज methodology of operation research या प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च बोल सकते हो। तो उसमें फर्स्ट स्टेप्स क्या आएगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो अभी तक हम लोग बात करते ही आए। सबसे पहले हमें हमारा क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके ऊपर से ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, और उसी के ऊपर से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस भी डिसाइड करते हैं। तो इसमें डिफिकल्टीज क्या आएगी, जब हम लोग को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है तो कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो डिसीजन मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन मेकर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। डिसीजन मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जो अभी करंटली जो सिचुएशन है हमारे बिजनेस में, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। Such interaction with the decision maker will help to understand whether he has already obtained the solution of the problem and wants to retain it or wants to improve it for the next level of satisfaction. फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में हमने सोचा कि उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम खुद डिसीजन मेकर्स के साथ या किसी और एम्प्लॉयज के साथ उसके बारे में बात करेंगे कि अब इस प्रॉब्लम का क्या करना है, या क्या आप लोगों ने इस पे सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, या आप लोग जो चल रहे हो उसी पे चलना चाहते हो, कि जो मेथड आप लोग यूज कर रहे हो उसी मेथड को फॉलो करना चाहते हो, या फिर आप उस मेथड को इम्प्रूव करना चाहते हो ताकि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले और हम सेटिस्फाइड हो सके। If the decision maker has a conflicting multiple objective, he may be advised to rank his objective in order to preference। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च के लिए और हम लोग इस पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और प्रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव को रैंक देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लाना स्टार्ट करेंगे। फिर डिसीजन एनवायरमेंट में क्या होगा, इट इज डिजायरेबल टू नो द डिटेल्स अबाउट द रिसोर्सेज, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज, मैन पावर अवेलेबल है, कितना मटेरियल अवेलेबल है, ये सारी चीज हम देखेंगे। क्यों, क्योंकि यही हमारे गोल को अचीव करने में काम लगेगा। Knowledge of such factors will help in modifying the initial set of the decision makers objective। अगर हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक मटेरियल रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास पहले से ही, तो हम अपना जो भी डिसीजन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। Alternative course of action, if several course of actions are available for the solution to the problem, then an exclusive list of such courses of action should be prepared। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम इस मेथड से भी हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं, हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी पहले हम लोग को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उस लिस्ट को रेडी करने के बाद हमारा उस लिस्ट को हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर उस पर एनालिसिस करके बेस्ट अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मुलेटिंग द मैथमेटिकल मॉडल। अब यहाँ पे हमें मॉडल्स को अप्लाइड करना, फॉर्मुलेट करना है, बनाना है। आफ्टर द प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड, द नेक्स्ट स्टेप टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा एंड देन फॉर्मुलेट द मॉडल। यहाँ पे हमें मॉडल बनाना है हमारे डेटा के बेसिस पे, right? So certain basic components required in every decision problem models are first controllable variables। controllable variables किसको बोलेंगे, these are the certain factors associated with the problem whose values are be determined by the solving model। ये controllable है जिसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, right? और ये हमारे मॉडल में ऐसे यूज होंगे कि जिसकी वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी वजह से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्विक थियरी कि वेटिंग टाइम कितना है, अगर किसी कहीं अगर हम लोग रेस्टोरेंट में गए और वहां पे हम लोग देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन लगी है, उस लाइन में मेरा नंबर कौन सा आएगा कि मुझे जब सर्विस मिलेगी, तो उसको उसको हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे लिए कंट्रोलेबल वेरिएबल्स में हो जाएगा कि द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज इज द डिसीजन
वेरिएबल क्यूइंग थ्योरी के लिए। देन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर, जिसको हम लोग कंट्रोल में नहीं रख सकते। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट रिप्रेजेंट द क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन in terms of value of decision variable so as to optimize the desired performance। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में क्या होगा, हम यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जो ऑप्टिमाइज लेवल का हमें क्या करना, ऑप्टिमम डिसीजन लेना है जिससे मुझे कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए मुझे बहुत सारे जो अल्टरनेटिव मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। देन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स, these are the certain constraints, that is limitation on the use of resources, and the such constraints arise due to organizational policies, legal restraints or limited resources such as space, money, manpower, material, etc. कि हमारे कुछ काम करने के लिए या हमारे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए या हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ लिमिटेशन फेस करते हैं। लाइक कई बार हम लोग लिमिटेशन फेस कर सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन पावर है, अब उसको कैसे यूज, बहुत ज्यादा मैन पावर है, उस मैन पावर का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे करें, वो भी हमारी लिमिटेशन हो सकती है। कई बार कुछ रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि उस चीज को हम लोग यूज कर सके, या लीगल रिस्ट्रिक्शन है उस चीज को यूज करने के लिए, तो हम कहाँ से उस प्रोडक्ट को या कुछ उस ऑब्जेक्टिव को या उस ऑब्जेक्ट को अपने बिजनेस में यूज कर सके। तो दिस आर द लिमिटेशन, उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना होगा। एंड देन फंक्शनल रिलेशनशिप, in a decision problem, a decision variables in the objective function and the constraints are connected by the specific functional relationship। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि जहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है हमारे पास, और जो भी हमारी लिमिटेशन है, उन दोनों को मर्ज करते हुए एक प्रॉपर डिसीजन हमें लेना है। देन स्टेप 3, solving the mathematical model। Once a mathematical model of the problem has been formulated, the next step to obtain the numerical values of the decision variables, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज में, न्यूमेरिकल सिंबल्स में यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिसकी दो कैटेगरीज है, एनालिटिकल मेथड्स और थंब मेथड्स और ह्यूरिस्टिक्स मेथड। These methods are applied to solve both the constraint and unconstrained mathematical model। Analytical methods में क्या आएगा, constraint के लिए भी यूज होगा और unconstrained methods के लिए भी यूज होगा। In constraint problem, value of decision variable satisfy all the constraints simultaneously and provide an optimal value for the objective। Constraint problem में क्या होगा, जो भी हमारे सारे variables है, राइट, जो भी हमारी सारी लिमिटेशंस है उसको सेटिस्फाइड करने वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी। और अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेशन नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, अजम्पशंस वाली या एक्सेप्टेड वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। देन heuristics method, this method are used when the optimal solution is either very time consuming or the model is too complex। जब भी अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हमें एनालिटिकल मॉडल्स के थ्रू प्रोसेस करने में, तब जाके हम लोग शॉर्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करते हैं। देन स्टेप 4, वैलिडिटी द सॉल्यूशन आफ्टर द सॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडल। जो भी मैथमेटिकल मॉडल का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। कैसे होगा वो, मैथमेटिकल मॉडल में नॉट हैव द कंसिडर ऑल द कंस्ट्रेंट प्रेजेंट इन द स्टडी बिकॉज फ्यू कंस्ट्रेंट्स में आइदर बी ओमिटेड और इनकरेक्ट। राइट, इसको वैलिडेट करने की जरूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि हम सारे के मैथमेटिकल मॉडल्स में सारे के सारे कंस्ट्रेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। Then certain aspect of the problem may have been overlooked, omitted or simplified। कुछ वेरिएबल्स को हमने बहुत ज्यादा बार देखा है और कुछ को हमने बिल्कुल ही इग्नोर करा है, तो इसी वजह से हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। और द डेटा may have been
इनकरेक्टली एस्टिमेटेड और रिकॉर्डेड, और हो सके हमारे पास जो डेटा हमने कलेक्ट करा था वो क्या हो सकता है, इनकरेक्टली रिकॉर्ड हुआ हो। तो इसकी वजह से हमें पहले से इस मॉडल को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वैलिडेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। बिफोर द इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन द डिसीजन मेकर शुड ensure to select alternatives that are capable of being implemented। कि जब भी अगर कोई डिसीजन मेकर्स है उसको पहले देखना पड़ेगा कि जो डिसीजन आप ले रहे हो उसको एक्चुअली आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। If in any case the decision maker who is in the best position to implement the solution must be aware of the objective, assumption, omission and limitation of the मॉडल। अगर डिसीजन मेकर ने डिसाइड कर लिया है कि ये जो मॉडल्स हमने अप्लाइड करा है उसका जो रिजल्ट आया है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको हमेशा प्रेफर करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, कौन सी अजम्पशन को बेसिस पे उन्होंने ये मॉडल सिलेक्ट करा है, क्या क्या चीज इन्होंने इसमें ऑमिट करी है और कौन सी लिमिटेशन यहाँ पे उन्होंने रखी थी मॉडल्स को यूज करने के लिए। ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए उनको अपना जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन मॉडिफाइंग द मॉडल फॉर अ मैथमेटिकल मॉडल to be useful, the degree to which they actually represent the system or a problem being modeled must be established. If during validation the solution cannot be implemented, then identify the constraints that were omitted during the mathematical model। अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है हमारे मॉडल्स को और उसने अगर रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास आया है तो हम उसी मॉडल को अप्लाइड करेंगे आगे। बट अगर वैलिडेशन की प्रॉब्लम टाइम पे अगर वहां पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं एट दैट टाइम हमें पहले चेक वापस देखना पड़ेगा कौन से वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट करे थे, कौन से वेरिएबल्स और लिमिटेशन को हम लोगों ने इग्नोर करा था, और उसके बेसिस पे वापस से हमें पूरा मॉडल क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना होगा और फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड लास्ट, establishing the control over the solution। The changes within the environment influence the continuity validating of the models and their solution। सही बात है कि जो भी चेंजेस आते रहेंगे एनवायरमेंट के अंदर, बिजनेस में, सोसाइटी में, उसकी वजह से हमारा जो मॉडल्स है उसके सॉल्यूशन में भी चेंजेस आते रहेंगे। बट हमें कंट्रोल प्रोसीजर नीड्स टू बी डेवलप फॉर डिटेक्टिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। इसके लिए ही हमें यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स और कंट्रोल प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाइड करनी पड़ेगी ताकि हमारे डिसीजन में बार बार हमें चेंजेस ना लाना पड़े और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता रहे। द लास्ट टॉपिक इज ऑपरेशन रिसर्च कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है, राइट। तो देखते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैसे यूजफुल होगा, डिविडेंड पॉलिसी बनाने में, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेक इवन एनालिसिस फाइंड आउट करने के लिए, कैपिटल बजटिंग के मेथड्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ऑडिट के लिए, बैलेंस शीट के लिए, क्लेम एंड कंप्लेंट प्रोसीजर्स के लिए, राइट। ये सारे वर्ड से आप लोग फेमिलियर्स होंगे। ये सारे फंक्शंस आप लोगों ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में अभी तक पढ़े ही होंगे। तो ये सब चीजों के लिए ऑपरेशन रिसर्च अवेलेबल है और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम आगे यूनिट 2, 3, 4, 5 में देखेंगे। देन मार्केटिंग में कैसे होगा कि प्रोडक्ट मिक्स को सिलेक्शन करने के लिए, सेल्स एफर्ट एलोकेशन एंड असाइनमेंट प्लानिंग के लिए, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, मीडिया प्लानिंग के लिए, कस्टमर की लॉयल्टी चेक करने के लिए, परचेजिंग प्रोक्रूटमेंट एंड एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज होगा कि ऑप्टिमल बाइंग एंड रीऑर्डरिंग, वैल्यू जानने के लिए हम कितनी बार चीजों को बाय कर रहे हैं, कितना रीऑर्डर करा है उसको देखने के लिए, रिप्लेसमेंट पॉलिसी विदाउट प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, हमने प्राइस और क्वांटिटी में कोई डिस्काउंट नहीं करा है फिर भी हमने कितना रिप्लेसमेंट पॉलिसीज रेडी करी है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना है, राइट। प्रोडक्शन में कैसे होगा, लोकेशन, साइज ऑफ द वेयर हाउस, नया प्लांट कहाँ पे लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, स्केड्यूलिंग कितनी होगी उसकी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कितनी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहना, ट्रेनिंग कितना देना पड़ेगा, लाइन कितनी चलानी है, R&D का बजट कितना है, राइट। देन
HR दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें कैसे यूज होगा, मैन पावर की प्लानिंग करने के लिए कितने मुझे मैन पावर अवेलेबल है चाहिए, अभी सीजन आने वाली है बिजनेस में तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के टाइम पे मुझे कितने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी वो देखना पड़ेगा, उनके वेजेस सैलरी के बारे में सोचना पड़ेगा, बार्गेनिंग की सिचुएशन भी लानी पड़ेगी, कई बार नेगोशिएशन करना पड़ेगा, चाहे रॉ मटेरियल के लिए हो चाहे एम्प्लॉयज के साथ हो, स्किल्स और वेजेस बैलेंसिंग, जितना स्किल है उसके अकॉर्डिंग वेजेस देना पड़ेगा, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर, शेड्यूलिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करवाने के लिए कितना प्रोग्राम करने हैं कि कैसे करना है, ये सारी चीजें उसमें आएगा, टेक्निक्स एंड जनरल मैनेजमेंट, डिसीजन सपोर्ट एंड सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स देखनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए CRM मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, देन गवर्नमेंट कैसे यूज करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग को, नेचुरल रिसोर्सेज को देखने के लिए, अर्बन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स की प्लानिंग एंड एनर्जी के लिए यूज करेंगे, मिलिट्री यूज करते हैं, पुलिस, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब जगह पे हम लोग ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। अब ये तो था फर्स्ट यूनिट जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि ऑपरेशन रिसर्च कैसे यूज होता है, कौन कौन से मॉडल्स अप्लाइड होते हैं, राइट, और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो इसके मॉडल्स अभी हम लोगों ने देखे थे, अलग अलग बहुत सारे मॉडल्स जो अवेलेबल आप लोगों ने देखे, अब उस मॉडल को किस तरीके से फाइनेंस में, प्रोडक्शन में अप्लाइड करा जाता है जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में आसानी हो। तो जो नेक्स्ट यूनिट रहेगा वो है लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे लीनियर फंक्शंस, इक्वेशंस क्रिएट करे जाते हैं, कैसे हम इस ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स को अप्लाइड करते हुए अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें आगे हम ऑपरेशन रिसर्च में देखेंगे। आई होप कि मेरा जो बेसिक ऑपरेशन रिसर्च का ये वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।